हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। और ये लेक्चर से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ट्रायल लेक्चर है। ओके, कंप्लीट लेक्चर आपको नेक्स्ट डे हम प्रोवाइड कराएंगे। इस लेक्चर का पर्पज है कि इस बुक में इस लेसन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैं आपको समझा दूँ पहले। ओके, विद डायग्राम। इस लेक्चर में हमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि लिखने के चक्कर में आप टॉपिक से भटक सकते हो। इस टॉपिक का जो मेन समरी है ना, जो निचोड़ है, उससे आपका ध्यान हट जाएगा और आप लर्न करने के चक्कर में पड़ जाओगे। और जब आप कभी किसी चीज़ को याद करने के चक्कर में पड़ते हो तो टॉपिक से आप एक्चुअली में बहुत दूर निकल जाते हो और टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि ये ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ जाए। आप खुद ही एक लेक्चर ले पाओ, किसी अपने दोस्त को जाके पढ़ा दो कि आओ यार मैं आपको ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाता हूँ। हाँ, आप याद करके एग्जाम में लिखना है तो उसके लिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और एक अच्छा सा फिर से लेक्चर हम दोबारा आपको रिकॉर्ड करके सेंड करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक पॉइंट को अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, और आज जैसा कि फर्स्ट लेक्चर है तो हमारी कम्युनिकेशन या फिर हमारा प्रेजेंटेशन में बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, तो आप ट्राई करो कि उसको इग्नोर करने की कोशिश करो। ओके, ट्राई क्या करोगे, आप पढ़ा तो मैं रहा हूँ। ठीक है, तो आप जैसे कि ये बुक देख रहे हो, ठीक है, आपको मैं बुक दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैचिंग मैचिंग करने की हैबिट है। ओके, आप मैच करते हो हर चीज़ कि मेरे बुक के कंटेंट हैं कि नहीं। तो देखो, इसमें सबसे फर्स्ट है, आपको दिखाई दे रहा है ग्रेविटेशन। ओके, और सेकंड है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, कैपलर लॉ एंड ऑल दैट। ये सेकंड पेज है। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमें सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना है। थर्ड पेज पर हमें कैपलर लॉ के बारे में पढ़ना है। ओके, और फिर हमें न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है। और एक्चुअली में ये हमारी बुक है तो आप लोगों को समझने के लिए मैं इस पे मार्क कर दिया हूँ। ओके, कि इतने सारे लेंदी बुक में से, मतलब चैप्टर में से क्या चीज़ को आपको फोकस करना है। ओके, तो ठीक है, हम सबसे पहले इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। क्या है, हेडिंग है ना, चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन है क्या? तो ग्रेविटेशन एक फेनोमेनन है, मतलब एक घटना है। समझ में आ रहा है ना, घटना मतलब क्या होता है? हाँ, एक प्रोसेस है ना, क्वालिटी है। तो किस तरह की क्वालिटी? तो अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। आपको पता है, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। और जो ये खींचने का जो ये घटना है, जो फेनोमेनन है, जो प्रोसेस है, जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। मतलब खींचने की क्वालिटी को ग्रेविटेशन बोलते हैं, इस फेनोमेनन को ग्रेविटेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को ग्रेविटेशन बोलते हैं। अच्छा, वो जब खींच रहा है तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा कुछ, उस फोर्स का डायरेक्शन होगा। आपको तो पता है ना कि मैंने क्या बोला कि पृथ्वी जो है, अर्थ है, वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो खींचती है मतलब वो ऑब्जेक्ट उसकी तरफ खींचा चला जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट उसकी तरफ खींचा चला गया तो उस पर कोई फोर्स लगा होगा ना जी। तो उस फोर्स की वैल्यू क्या है, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए ना। ठीक है, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या है? तो उस फोर्स को ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। समझ में आ गया? और
इसका एक दूसरा नाम भी है, ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो ये एक मिस्ट्रियस क्वेश्चन है जो काफ़ी इस पे डिबेट भी होते रहते हैं कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशन, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज़ ग्रेविटी। आप इसको ज़्यादा डीप में समझने की कोशिश मत करो। डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़ोगे आप तो यहाँ पर अलग अलग बुक में अलग अलग डिफिनेशंस लिखी गई होंगी। बहुत सारे बुक्स है कि इसको समझा समझा भी नहीं पाते हैं। ओके, तो बहुत रिसर्च करने के बाद ये आपको एक सोच दिया जा रहा है कि व्हाट इज ग्रेविटेशन एंड व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी एक ही चीज है। ओके, कभी कभी ग्रेविटेशन को भी ग्रेविटी बोलते हैं। तो कुल मिला के व्हाट इज ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन क्या है कि वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, और वो जिस फोर्स से खींचती है उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर इसको ग्रेविटी भी बोलते हैं। ओके, तो ग्रेविटी किसकी ग्रेविटी हो गई? अर्थ की ग्रेविटी हो गई। अर्थ की ग्रेविटी के चलते कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम आसमान में उछालें तो वो जमीन पर ही आकर गिरता है। ओके, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? तो न्यूटन ने। आप बहुत सारे ऐसे स्टोरी सुने होंगे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, और कि न्यूटन जो है पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वो एप्पल का ट्री था और उस पे से एक एप्पल जो है नीचे की तरफ गिरा, और न्यूटन ने उसको खाने की बजाय उस पर अपना दिमाग यूज़ करना स्टार्ट किए कि वो नीचे ही क्यों गिरा, क्यों नहीं ऊपर चला गया, क्यों नहीं लेफ्ट चला गया, क्यों नहीं राइट चला गया, वो वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों फॉल हुआ, मतलब एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अर्थ पर। थोड़ा बहुत तो डाइवर्ट हो ही सकता था। फिर इस इतना सोचने के बाद ही उन्होंने ग्रेविटेशन को डिफाइन किया और आगे जाके एक लॉ भी दिया जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, है ना। इसको यूनिवर्सल इसलिए बोला गया कि ये सिर्फ अर्थ पे ही अप्लाई नहीं होता है, ये अर्थ के लिए ही अप्लाई नहीं होता है, ये यूनिवर्स में हर एक चीज़ के लिए अप्लाई होता है। तो देखिए, अब ये टाइम हो गया है कि जब हम आपको ग्रेविटेशन का रियल मतलब बताएं। तो जो मैंने पहले बताया अभी आपको ग्रेविटेशन के बारे में, उसको हम और डिटेल में बताने अब जा रहा हूं कि व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की वह क्वालिटी है, ठीक है, जिसके अंदर वो जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच लेता है, और ये एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, इसका मतलब है कि अगर ये पेन है और अगर ये पेन है तो ये इसको खींच रहा है और ये पेन इसको खींच रहा है, तो इस चीज को बोलते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ इसको खींचता तो हम अट्रैक्शन बोलते हैं कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर ये इसको खींचता तो हम बोलते हैं कि ये पेन इसको खींच रहा है। लेकिन ये भी इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ आप जानते ही हो कि जब ये इसको खींचेगा तो ये भी इसको खींच रहा होगा, है ना। तो इसको म्यूचुअल अट्रैक्शन बोलते हैं। चुंबक और आयरन में भी यही होता है, मैग्नेट और आयरन में भी यही होता है। यहाँ पे अगर आप मैग्नेट रख दो, यहाँ पे अगर आप आयरन रख दो, तो आप बोल सकते हो कि आयरन मैग्नेट को खींचा कि मैग्नेट आयरन को खींचा। दोनों होता है ना। ओके, आयरन भी मैग्नेट को खींच रहा होगा शायद, और आप बोलोगे नहीं नहीं मैग्नेट आयरन को खींच रहा है। तो इस तरह के अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक फिनोमेना है, ठीक है, जो हर एक मास एक दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब उसमें चाहे कोई भी किसी भी तरह का मास हो, ये नहीं कि जो है वो आयरन का बना हुआ है या फिर प्लास्टिक का बना हुआ है या फिर लकड़ी का बना हुआ है या फिर कुछ भी हो सकता है, पेपर, मिट्टी, कुछ भी हो सकता है, बस मास होना चाहिए उसके पास। तो एक मास दूसरे मास को खींचता है, ठीक है, और इस खींचने का जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेना है, इसको ग्रेविटेशन बोलते हैं, और ये यूनिवर्स में हर एक चीज के लिए अप्लाई होता है। तो अब आप अपने से सोच के बता सकते हो कि ग्रेविटेशन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो देखो, जो हमारा अर्थ है वो मून को खींचता है,
ओके, उसी की वजह से तो मून जो है उसको अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अच्छा, हम आपको बताएंगे आगे जाके कि रिवॉल्व करता है तो मून को खींच क्यों नहीं लिया, ये हम आगे आपको समझाने वाले हैं। ओके, लेकिन अभी आप मान के चलो कि अर्थ जो है वो मून को खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। ऐसे ही यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में सन जो है, जितने भी सन हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं, उस प्लैनेट को जो है अर्थ और सन जो है वो अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि सर ये जो पेन है जब इसको खींच रहा है और ये जो पेन इसको खींच रहा है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज क्यों नहीं आए? सोचने वाली बात है ना। मैंने अभी ये क्या बोला कि हर मास दूसरे मास को खींचता है, तो इसके पास भी मास है ना। मास है, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ना भाई। किसी भी चीज का मास होगा तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए ना। हाँ, तो इसके पास कुछ ना कुछ मास है, इसके पास भी कुछ ना कुछ मास है। अच्छा, मास और वेट में फ़र्क होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा, इस टॉपिक में है, बहुत अच्छे से बताऊंगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी वो बात, है ना। फिर लाइफ में कभी कंफ्यूज आप नहीं होगे कि व्हाट इज़ मास, व्हाट इज़ वेट। अभी के लिए मैं आपको दोनों मिक्स करके बता रहा हूँ। इसके पास वजन है, बर्डन है, ठीक है, इसके पास मास है, इसके पास बोझ है, इसके पास भी मास है, बर्डन है, वेट है, बोझ है, ठीक है। तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, तो खींच तो रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो काफ़ी वीक फोर्स होता है, चुंबक की तरह स्ट्रांग नहीं होता है ना। चुंबक की फोर्स मतलब क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बहुत 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 ही ज़्यादा कम होता है ये सिर्फ ना इसको एहसास होता है कि कोई खींच रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये खींचेगा नहीं। अब आप फिर बोल सकते हो कि सर तो फिर इसको क्यों खींच लिया अर्थ? इसको भी सिर्फ एहसास होना चाहिए था ना, लेकिन ये तो पेन जो है वो नीचे जा रहा है। तो मैं फिर बोलूँगा कि देखो, ये जो पेन का मास है वो तो बहुत ही कम है, ठीक है, लेकिन जो खींच रहा है वो कौन है? तो अर्थ है। अर्थ के बारे में आप जानते हो कि वो कितना बड़ा है? कैन यू इमेजिन? आपको क्या लगता था कि ये दोनों पेन ही इतना है? तो उसके पास मास है, उसके पास इतना ज्यादा मास है कि वो इफेक्टिवली खींच रहा है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा डिस्टेंस पर भी है, थोड़ा डिस्टेंस है ना। देखो ये अर्थ है तो ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है ना। अगर इसी को मैं बहुत ऊपर लेके चला जाऊं, अपने एटमॉस्फेरिक जो लेयर है उससे भी ऊपर चला जाऊं, तो क्या इसको खींचेगा? नहीं खींचेगा। स्पेस में लेके चला जाऊं तो क्या खींचेगा? नहीं खींचेगा। क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि ये जो है अर्थ से बहुत दूर चला गया। अरे इसका मतलब हमें आज दो बातें समझ में आई। पहला कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होने के लिए मास ज्यादा होना बहुत जरूरी है, और दूसरा कि वो दोनों मास कितने डिस्टेंस पर हैं उसका भी मायने, मतलब उसका भी एक लिमिटेड प्रोपोर्शन होना चाहिए। ज़्यादा दूर चला गया तो नहीं खींच पाएगा, ठीक है, और जितना नज़दीक होगा उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है? तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेविटेशन क्या है आपको समझ में आ गया कि ये एक फिनोमेना है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो वह एक फोर्स है जिसके चलते कोई भी मास दूसरे मास को अपनी तरफ खींचता है या खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब फोर्स अप्लाई करता है, भले ही ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट उसका हो या ना हो, अप्लाई तो किया ना। हमने एक बिल्डिंग को धक्का दिया तो क्या हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया? किया ना। लेकिन क्या वो बिल्डिंग जो है अपनी जगह से खिसका? नहीं खिसका। तो क्या हम बोलेंगे कि क्या हमने फोर्स ही नहीं अप्लाई किया? फोर्स हमने अप्लाई किया, वो खिसके या ना खिसके। वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है इन दोनों पेन के बीच,
अब ये पेन खिसके या ना खिसके, लेकिन फोर्स तो लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इतनी कम है कि ये नहीं खींच पा रहा है, लेकिन फोर्स तो है ना जी। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ लिए। अब हम आपको पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब एफ से लिख रहा हूं, एफ एंड जी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब कितना फोर्स से खींचेगा। मैं बोलूं कि नहीं फोर्स निकालो, न्यूटन, 5 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन है। आप तो फोर्स का यूनिट तो जानते हो ना, क्या होता है, न्यूटन, ऐसा यूनिट। ओके, नहीं जिसको समझ में आ रहा है वो कमेंट्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, या फिर हमको डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकता है कि सर यूनिट के बारे में नहीं समझ में आया। ठीक है, तो बाद में आपको बताऊंगा। यहाँ पे अगर मैं डिस्कस किया तो हम लोग टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट भी न्यूटन ही होता है, एक तरह का फोर्स ही है। तो इसका फॉर्मूला होता है G(m1) मल्टीप्लाई m2 अपॉन में r²। यह है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। अब आप बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है, तो ओके, सो ये फॉर्मूला दिया था न्यूटन ने। ओके, फॉर्मूला क्या है, एफ जी इक्वल टू G(m1) मल्टीप्लाई m2 अपॉन में r²। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है, ओके, इन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन का। ओके, इसका साफ मतलब है कि मास बढ़ाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। मैंने आपको बताया ना कि मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो फील हो रहा था वो एक्चुअली में वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मतलब अपनी तरफ खींच लेगा। ओके, और जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा खींचेगा। यहाँ पे कितने मास हैं, 2 मास है ना, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होने के लिए 2 मास की जरूरत होती है ना मिनिमम। अकेले आदमी अकेले को थोड़े खींचेगा, किसी दूसरे को ही खींचेगा ना। तो दोनों में से किसी का मास ज्यादा हो तो भी चलेगा, या फिर दोनों का मास ज्यादा हो तो और दौड़ेगा। ठीक है, और फिर न्यूटन ने बोला कि जो है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में, 1 अपॉन में कुछ समथिंग, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सली। और ये डायरेक्टली हो गया ना, मैथ्स में पढ़े होगे ना आप लोग, यूनिवर्स एंड प्रोपोर्शनल। ओके, अलजेब्रा में। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बात आपको बता दूं, अभी बता दूं। ओके, कि ये जो r² क्यों आया, ये r² का यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल क्यों हुआ ये। ठीक है, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। ओके, आपको वो बताया जाएगा कैपलर लॉ में। ठीक है, अभी आप मान के चलो कि ये था ऐसा। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया ना, ये तो आपको पता चल गया कि क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि न्यूटन ने इस बात को ऑब्जर्व कर लिया था कि पृथ्वी के तरफ ही एप्पल क्यों गिरा, क्योंकि पृथ्वी का मास ज्यादा है। ऐसे ही उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि सन के चारों तरफ चक्कर बाकी सब प्लैनेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि सन बहुत ज्यादा बड़ा है अकॉर्डिंग विद कंपेयर टू अर्थ एंड बाकी जो है प्लैनेट के। तो यही है रीजन कि मास ज्यादा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा। लेकिन ये r² उनके दिमाग में कहां से आया, तो इसके पीछे कैपलर लॉ है, कैपलर है। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट में ये था, सेकेंड में ये था, और जब हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन में r²। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो आपको क्या बताया गया है कि एक कांस्टेंट, सॉरी इक्वल टू का जब साइन आता है तो एक कांस्टेंट आता है, और इसी कांस्टेंट को हम यहाँ पे g बोलते हैं। ये g क्या है, ये कांस्टेंट है। ऐसा कैसा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं कि ये सिर्फ अर्थ के लिए ही नहीं होता है,
ये ग्रेविटेशन अगर आप जाके मून पे पढ़ोगे तो वही अप्लाई होगा सेम टू सेम, ठीक है, ये हर जगह अप्लाई होता है। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ओके, इसकी वैल्यू कहीं भी नहीं बदलेगी। कुछ कांस्टेंट होते हैं ना कि जो अर्थ पे तो रहते हैं, बाकी जगह जाने पे वो बदल जाते हैं। अब आप घर पे सोचना जाके, ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जो अर्थ के लिए ही कांस्टेंट होता है, बाकी जगह जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, रेसिस्टेंस, आप V इक्वल टू आई आर आप पढ़ते हो, आप मुझे ये बताना कि ये जो R है वो रेसिस्टेंस है ना, ये कांस्टेंट होता है ना, तो क्या ये अर्थ के लिए अलग है, मून के लिए अलग है, ठीक है। और आप मैथ्स और फिजिक्स में जहां जहां कांस्टेंट आया है, जो कि ये प्रोपोर्शनल का साइन हट के जो कांस्टेंट आया है, तो आप जाके सोचना कि क्या उसकी वैल्यू यूनिवर्सल होती है या फिर हमारे अर्थ के लिए ही होता है, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ से पे हम लोग थे, प्रोपोर्शनल का साइन हटा और जी आया, और जी जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दुनिया के कोने में आप कहीं भी चले जाओ इस ब्रह्मांड में सेम रहेगा वो। और फिर जो है इसको मिला देंगे तो ये m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये फाइनल फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड, है ना। मतलब आपको अगर निकालना है तो मान लो अगर आपको हम एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये एक m1 की वैल्यू है 2 kg, ठीक है, और दूसरा एक मास है जो है 3 kg, ठीक है, और वो दोनों डिस्टेंस हैं 5 मीटर की डिस्टेंस पे। तो अगर हम ये डायग्राम बना दें, ये क्या है m1 और ये क्या है m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। ये मैंने सभी यूनिट SI यूनिट में लिया है ना, किस में लिया है, SI यूनिट में लिया है, ओके। तो मैं बोलूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, G m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर G की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, ठीक है, G की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, तो इसकी वैल्यू जो है 673 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब आप बोलोगे सर इसका यूनिट ऐसा क्यों आया है, तो फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल में समझाऊंगा, ठीक है। वैसे भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि जी को इधर छोड़ दो, बाकी सबको इधर लेके आ जाओ। तो जी को जब आप इधर छोड़ दोगे और बाकी सबको इधर लेके आओगे तो एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर हो जाएगा और m1 मल्टीप्लाई m2 होगा। तो देखो ये जी, अच्छा अब सबको अपने अपने यूनिट में लिख लो। तो आप लिखते हैं ये फोर्स का क्या होगा न्यूटन, और ये आर का क्या होता है मीटर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन में ये क्या है केजी, और फिर दूसरा क्या है केजी। इसको आप ज्वाइन कर दो तो हो गया ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। तो केजी -2 लिख देते हैं ना, पर के जगह पे आप केजी -2 लिख सकते हो। तो समझ में आ गया ना कैसे यूनिट बनाए इसका। यहाँ पे पर्पस था जी की वैल्यू बताने के लिए, ओके। तो आप बताओ अब फाइनली जो है आप फोर्स की वैल्यू क्या होगी 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11 और 3 मल्टीप्लाई कितना वैल्यू है 2 kg 3 kg, तो 2 और 3 और अपॉन में आप उल्टा मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। और आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, ओके। अब आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा जाके कैलकुलेट करो, है ना। ये तो आपका प्रॉब्लम है, नहीं आएगा तो मैं आपको ये भी बता दूंगा, ठीक है। ट्राई करो, वैल्यू निकालना है ना, आप 10th क्लास में पहुंच गए हो, इतना तो कर सकते हो। तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग यहाँ क्या सीखे, ग्रेविटेशन के बारे में सीखे, व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में सीखे, और ग्रेविटेशन फोर्स की जो वैल्यू क्या होती है वो सीखे। और यहाँ पे एक नया सीखे, ये वाला पार्ट, ये क्या था, ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने न्यूटन ने यही सोचा था ये कि जो है ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है और बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को कंबाइन कर दिए तो यहाँ से जी की एक वैल्यू निकल के आती है जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, और उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली बताया गया था ना। एक्सपेरिमेंट, ये बोलोगे सर उनको पता कैसे चल गया, ये तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चल गया है ना। और फिर यहाँ से हम लोग ग्रेविट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके।
तो अभी तक का लेक्चर अभी ये था। आज हम इस लेक्चर में ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग समझ लिए। ओके, कुछ छूटा भी होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको हम पूरा कर देंगे, और यहाँ से कुछ और भी डिफिनेशन आ जाएंगे आपको। तो ठीक है। और अच्छा, एक बात मैं भूल गया बताना आपको, कि जब ये मैं न्यूमेरिकल समझा रहा था आपको, तो ये आप देख रहे थे यहाँ पे मैंने एक सेंटर बनाया ना, और इस सेंटर के नीचे से मैंने डिस्टेंस लिया। इस कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूँ कि ठीक है कि अभी मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। हमने क्या बताया? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया कि जो है ये दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस पे हो जो वर्क करने वाला है ना। आप पुणे में बैठे हुए हो और मुंबई में किसी आदमी को नहीं खींच सकते ना। या फिर यहाँ पर पुणे में मैं एक बहुत सा बड़ा एक आयरन का मेटल का एक ऑब्जेक्ट रखा हो, और एक ऑब्जेक्ट मुंबई में, तो खींच लेगा? नहीं खींचेगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे कोरोना की वजह से पुलिस चक्कर मार रही है। ओके, तो ठीक है। तो जब हम डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, तो आपने देखा कि ये सेंटर की तरफ ही क्यों मैं ले रहा हूं, है? तो ये ऐसा बोला जाता है कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट का सेंटर ही अपनी तरफ खींचता है। समझ में आ रहा है? क्या खींचता है? ऑब्जेक्ट का सेंटर। मैंने बोला ना कि ये जो है, ये मोबाइल है, इस मोबाइल को खींच रहा है। तो क्या खींच रहा है? इसका ये वाला पार्ट खींच रहा है कि ये वाला पार्ट खींच रहा है? ये वाला पार्ट खींच रहा है कि ये वाला पार्ट खींच रहा है? क्या खींच रहा है? ओके, तो अगर मैं बोलूं कि ये अर्थ है और ये यहां से एप्पल गिरा, तो ये वाला पार्ट खींचता तो एप्पल ऐसे गिरता, इधर खींचता तो एप्पल ऐसे गिरता। लेकिन एप्पल कैसे गिरा? 90 बनाते हुए। कैसे गिरा? 90 बनाते हुए अर्थ के सरफेस पे। तो इसका साफ मतलब है कि अर्थ का सेंटर खींच रहा था, तभी ना जी, तभी ये 90 बनाया ना। तो आप तो एक बात समझ गए हो कि ऑब्जेक्ट का सेंटर ही खींचता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस चीज को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ये भी क्या है? सेंटर ऑफ मास। नाम से पता चल रहा है, मास ऑफ सेंटर। समझ में आ रहा है? मैं बोलूं कि इस मोबाइल का पूरा मास कहाँ है, तो सेंटर पे है। तभी तो हम जब ऐसे करते हैं तो ये बैलेंस हो जाता है। हम यहां करके बैलेंस कर सकते हैं क्या? देखो गिर जा रहा है। इस पेन को बैलेंस करना है तो कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे ना। यानी कि इस पेन का पूरा मास यहाँ पर है, तभी तो मेरे हाथ में टिक पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मास होता तो टिक जाता हो। तो समझ में आ रहा है ना? हर ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ मास होता है। ये आप पढ़ोगे 11th-12th क्लास में। ठीक है, कि हर ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ मास होता है। तो इसलिए कभी भी आपको डिस्टेंस लेना है तो सेंटर टू सेंटर लेना है। क्या मैं बताया? कभी भी डिस्टेंस लेना है तो कहां से लेना है? सेंटर टू सेंटर लेना है। सरफेस से डिस्टेंस नहीं लेना है। आप यहां से डिस्टेंस नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि सेंटर खींच रहा है, तो सेंटर तक हम डिस्टेंस लेंगे ना जी। ओके, समझ में आ रहा है? अब आप बताओ कि सर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट एक ऐसा है और दूसरा ऑब्जेक्ट है ऐसा, एस्ट्रॉयड है ना, यूनिवर्स में। तो ये दोनों खींच रहे हैं। तो अगर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है, मान लो ये m1 है और ये है m2। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है तो हम क्या फॉर्मूला रखेंगे? g m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो अब बोलोगे सर r कैसे लेंगे? इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ है, दिख रहा है ना। ऐसे तो हम बना ही सकते हैं ना कि यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ऐसा रहेगा ना, कि देखो इस तरफ ज्यादा चौड़ा है ना, तो सेंटर ऑफ मास उसी तरफ होगा ना। और फिर हम ये निकालेंगे डिस्टेंस r, फिर वही वाला r यहाँ पर होगा। तो आप एक चीज समझ गए कि अगर ऑब्जेक्ट रेगुलर है
तो सेंटर ऑफ मास जो है उसका सेंटर ही होता है। नहीं समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं। मान लो कि ऑब्जेक्ट रेगुलर है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ये सर्कल ही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर ही होगा इसका। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसका खुद का ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। क्या होगा? ज्योमेट्रिक सेंटर, है ना, ज्योमेट्रिक सेंटर। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट इरेगुलर है तो फिर इसका सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? सेंट्रोइड। तो इस ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइड होगा, वो सेंटर ऑफ मास होगा। तो यहां पर सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो वो इक्वल टू हो जाएगा किसके? सेंट्रोइड के। इस ज्योमेट्रिकल शेप का सेंट्रोइड। व्हाट इज सेंट्रोइड? आपको मैं बता दूं, देखो स्टूडेंट, आपको ना ज्यादा नहीं सोचना होता है, अभी आप छोटे हो, और जब बड़ी चीजें आ जाती हैं तो आपको इग्नोर करने आना चाहिए। आपको डेफिनेटली 11th 12th में समझ में आ जाएगा। 11th एंड 12th में आपको ये बात समझ में तो आने ही वाला है। तो यहाँ पर सोचोगे नहीं सर, यहाँ तो मैं अब सीखूंगा ही, अब अपने ही एकदम बहादुर बन जाओगे, हैं? तो फिर बहादुर नहीं, उसको पागलपन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो जिसकी जरूरत नहीं है उस चीज को आप सीखने की कोशिश मत करो, ठीक है? आप बड़े हो जाओ, 10th पास कर लो, फिर आप मेरे से पूछना कि सर इसका सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, हम डेफिनेटली बताएंगे। वैसे भी मैं आपको सिलेबस से कुछ ज़्यादा ही बता देता हूँ, अब इतना मत ज़्यादा पूछ लो कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ। समझ में आ रहा है? तो आज हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। फिर से मैं रिव्यू कर दे रहा हूँ, क्या सीखे हम लोगों ने सीखा ग्रेविटेशन, फिर क्या सीखा? ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको ग्रेविटी बोलते हैं। फिर हमने क्या सीखा कि वो फोर्स की वैल्यू क्या है, ठीक है? फिर हमने क्या सीखा कि जो न्यूटन ने यहाँ पर दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के मल्टीप्लिकेशन का। फिर हमने क्या सीखा कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का, ठीक है? और ये कैपलर एक्चुअली में समझा नहीं पाए थे, है ना, लेकिन न्यूटन ने उस चीज को समझा दिया। वहां पे देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो यहाँ पर हम सीखेंगे, टेंशन मत लो। जब हम इस पेज पे आएंगे, पेज नंबर 5 पर, तो हम वो सीखेंगे, वो ये यहाँ पर बताना है आपको, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? और उस पर हम लोग ने क्वेश्चन किया, फिर हमने बताया आपको कि ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है तो क्या खींचता है, उसका सरफेस खींचता है कि उसका कौन सा पार्ट खींचता है? तो हम लोगों ने सीखा कि उसका सेंटर खींचता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का पूरा मास सेंटर पर ही होता है। फिर हमने पेन को ऐसे बैलेंस करके सिखाया आपको, किसी को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, है ना? अच्छा, मैंने फिर बताया कि अगर शेप रेगुलर है, रेगुलर मतलब कि सर्कल है या फिर रेक्टेंगल है, सब रेगुलर शेप है, तो उसका जियोमेट्रिक सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट इरेगुलर है, कुछ ऐसे टाइप का है, तो उसका, अब देखो, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? हुँ? अंदर होगा, बाहर होगा? एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास बाहर भी हो सकता है कि नहीं। मैं बोला ना कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको रेगुलर शेप ही आने वाले हैं, ठीक है? आप बड़े हो जाओगे, ठीक है, आप उस चीज़ को समझ जाओगे। या फिर जब रेगुलर क्लासरूम होगा तो आप मेरे से क्लासरूम में पूछ सकते हो, अगर ये कोरोना का इफेक्ट ख़त्म हो गया तो। यहाँ पर हम आपको नहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सोचना भी नहीं है, ओके? तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्रेविटेशन के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये ट्रायल क्लासेस है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये ट्रायल क्लासेस है, ये जो है ये हमारा रेगुलर क्लास नहीं है। लेकिन अब बताओ कि ये ट्रायल क्लासेस में आपको उतना समझ में आ गया जितना किसी भी दूसरे टीचर के आप रेगुलर क्लास को नहीं समझ पाए होगे, तो फिर हमारा रेगुलर क्लास कैसा होगा, ठीक है? अब हम कल क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। इसको भी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि लाइफ टाइम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपको नीट और आईआईटी में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 12th क्लास में भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका 90% बोझ में खत्म कर दूंगा, ठीक है? तो चलिए इसी उम्मीद के साथ, ओके, बाय बाय, टेक केयर।